हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज है शनिवार 7 मार्च 2026, चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, संवत 2082। तो चलिए देखते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे प्रवेशोत्सव 2026। ये एक महाअभियान के रूप में मनाया जा रहा है। प्रवेशोत्सव बच्चों के एडमिशन को लेके जो सरकार द्वारा हर बार एडमिशन के टाइम उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसे प्रवेशोत्सव कहते हैं और इस बार इसे महाअभियान के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रवेशोत्सव के लक्ष्य हम देखें तो 3 से 18 वर्ष के बच्चे जिन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया उनका एडमिशन करवाना, और जो बच्चे जिन्होंने स्कूल को ड्रॉप कर दिया, स्कूल छोड़ दिया है बीच में, उनको वापस एजुकेशन की जो मुख्य धारा है उसमें वापस लाना इस प्रवेशोत्सव का उद्देश्य रहेगा। इस प्रवेशोत्सव की शुरुआत 25 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। प्रवेशोत्सव उस कार्यप्रणाली में हम देखें तो शिक्षक जो टीचर्स होंगे वो डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे, कि हर घर में जाकर सर्वे करेंगे कि कोई बच्चा वंचित शिक्षा से वंचित न रहे। नेक्स्ट हम देखें इस अभियान की जो क्या क्या खासियत है, तो इस बार ये अभियान डिजिटल रूप में चलाया जाएगा, अर्थात ऐप के माध्यम से इसको चलाया जाएगा ताकि जो डेटा चोरी है वो ना हो और किसी डेटा में हेर फेर ना हो। जो ये ऐप के माध्यम से चलाया जाएगा वो लाइव जानकारी, उसकी रियल टाइम जानकारी शिक्षा विभाग को मिलती रहेगी। और इस अभियान को चरणबद्ध रूप में चलाया जाएगा, जिससे क्या स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो। जिससे चरणबद्ध रूप में हम समझें कि जैसे शिक्षकों जो एक स्कूल के टीचर्स को 4 भागों में बांटा जाएगा, 4 भागों में बांटा जाएगा और हर चरण में एक नया समूह सर्वे के लिए जाएगा, ताकि जो 4 समूह में से 3 समूह है वो स्कूल में टीचिंग का कार्य लगातार करते रहे, ताकि जिससे पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसका निरीक्षण जो निर्देशक होते हैं आयुक्तालय में निदेशक, वो और पीओ जो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, वो सभी जो फील्ड में उतरकर उसकी निगरानी करेंगे। फॉलोअप से हम समझें कि यदि जैसे कोई टीचर किसी घर पे गए और वहाँ वो बच्चा जिसका सर्वे करने गए वो घर पे नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर वापस उस घर पे जाके उनको सर्वे करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसकी हम और जानकारी के रूप में देखें तो जो इसका टारगेटेड एज है वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों का टारगेटेड एज, मतलब 3 वर्ष के जो बच्चे हैं जो प्रवेश से वंचित रह गए हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, और 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है, वंचित स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी है, उनको वापस पढ़ाई की मुख्य धारा में, स्कूल की मुख्य धारा में लाना। सर्वे की शुरुआत 25 मार्च 2026 से होगी और अभियान की जो मेन डेट्स रहेगी, जिसको अभियान महाअभियान के रूप में चलेगा, मतलब बड़े लेवल पे इस अभियान को चलाया जाएगा, वो रहेगी 27 मार्च। 27 मार्च को इसको बड़े अभियान के रूप में चलाया जाएगा। 6 अप्रैल को इसको बड़े अभियान के रूप में चलाया जाएगा। 10 अप्रैल को बड़े अभियान के रूप में चलाया जाएगा और 15 अप्रैल को बड़े अभियान के रूप में चलाया जाएगा। और जो टीचर्स है उनका विभाजन, जो सर्वे करेंगे उनका विभाजन जो 100% टीचर्स में से 25% टीचर्स तो जाएंगे सर्वे के लिए और 75% टीचर्स रहेंगे स्कूल में, ताकि वो टीचिंग करवा सके, और 25% जो टीचर्स रहेंगे जो सर्वे के लिए जाएंगे। जो हमने लास्ट देखा ही था कि 4 भागों में बांटा जाएगा, 25-25% के 4 भाग बनाए जाएंगे, ताकि ये 25% एक दिन जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे 75 में से 25% जाएंगे और ये स्कूल में पढ़ाएंगे। जो निरीक्षण का लक्ष्य है वो अधिकारियों के लिए 100% निरीक्षण करना अनिवार्य है, कि अधिकारी जो ऑफिसर्स है उनको निरीक्षण करना 100% कंपलसरी है। नेक्स्ट हम देखें तो राजस्थान में टाइगर फिश गायब हो गई है। टाइगर फिश हम देखें तो जानेंगे इसके बारे में आगे। टाइगर फिश एक फिश है जो
एक प्रजाति है फिश की, मतलब मछली की प्रजाति है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जयसमंद, पिछोला, जयसमंद झील सलूम्बर, पिछोला झील उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद, नक्की झील अबुराज, पुष्कर अजमेर, पुष्कर झील कायलाना झील जोधपुर, सिलीसेट झील अलवर आदि जो झील है, इनमें टाइगर फिश पाई जाती थी, जो अब गायब हो चुकी है। अब हम टाइगर फिश के महत्व के बारे में भी देखेंगे और टाइगर फिश का क्या महत्व है उसके बारे में देखेंगे। तो टाइगर फिश का क्या है कि जो पानी में जनसंख्या नियंत्रण, अर्थात जो मछलियों की आबादी को नियंत्रित करती है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। जो कमज़ोर मछली होती है, बीमार मछली होती है, उनको ये टाइगर फिश खाती है, अपना भोजन के रूप में उनको ग्रहण करती है, जिससे क्या है कि जो मछलियों का समूह है, उनका स्वास्थ्य बेहतर है। वो नहीं बोलते कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, मतलब वो खराब मछली को हटाने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखें टाइगर फिश की विशेषताओं के बारे में। तो टाइगर फिश की विशेषताएं क्या है कि जो टाइगर फिश है मुख्य रूप से अफ्रीका की नदियों में पाई जाती है। जो रिवर्स है अफ्रीका महाद्वीप में, उनकी रिवर्स में टाइगर मछली पाई जाती है। और ये एक शिकारी मछली, मतलब शिकार करती है मछली। शारीरिक बनावट इसकी क्या होती है, इसका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो टारपीडो के जैसा होता है। और जिससे ये क्या टारपीडो के जैसा होता है, जिससे क्या है पानी में बहुत तेज गति से दौड़ सकती है। और इसके 8 दाँत होते हैं जो बहुत तीखी पेनी धार वाले होते हैं, बहुत तीखे दाँत होते हैं। तब ये जबड़ा बंद करती है ना, तो भी वो बाहर दिखाई देते हैं, इतने तीखे दाँत। और थोड़ा जबड़ा इनके बाहर की तरफ होता है ताकि वो मुँह बंद कर ले तो भी उसके दाँत बाहर दिखाई देते हैं। इसकी ये मुख्य रूप से फ़ेमस इस वजह से है टाइगर मछली, क्योंकि ये है जो पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी मछली है जो पानी से उछलकर, पानी से बाहर निकलकर जो उड़ रहे पक्षी होते हैं, उड़ते हुए पक्षियों का भी शिकार कर लेती है। इस वजह से ये फ़ेमस है टाइगर मछली। और आकार इसका लगभग 6 फीट का होता है और इसका वज़न 50 किलो के लगभग है। और राजस्थान में इनको शायद बाहर से ही लाया गया है और अभी ये वर्तमान में गायब हो चुके हैं यहाँ से, झीलों में से। और इसके विलुप्ति के कारण के हम समझें तो निरंतर बढ़ता प्रदूषण और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका मुख्य कारण है। जैसे हम देखें ह्यूमन एक्टिविटी कैसे, तो जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं हम खेतों में। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें कि पानी कहाँ से आता है, पानी सरफेस एरिया से आता है। जैसे खेत हो गए, खेत हो गए, बाग हो गए, वहाँ हम कीटनाशकों का उपयोग बहुत ज़्यादा करने लग गए। तो उस वजह से क्या, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नदियों झीलों में जाता है। बारिश होती है तब कीटनाशक जो होते हैं, कीटनाशक होते हैं वो क्या पानी के साथ बह के इन झीलों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या कि पानी जहरीला हो जाता है। और जहरीला होने के कारण जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है और वो मर जाते हैं। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से इनका पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ता है। नेक्स्ट हम देखें सेना दिवस। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 15 जनवरी 2026 को राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया था। ये इस बार का सेना दिवस इस वजह से स्पेशल था क्योंकि इस बार सेना दिवस छावनी के भीतर न होकर मुख्य सिटी में किया गया था। इस वजह से ये काफ़ी स्पेशल था। जो सेना दिवस की सफलता रही है उसकी वजह से 6 मार्च को अर्थात कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था या बैठक वगैरह का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। और उन्होंने सेना दिवस परेड 2026 जो 15 जनवरी 2026 को जो परेड हुई थी सेना दिवस पर, उस पर एक पुस्तक का विमोचन किया है और एक जो शॉर्ट फिल्म है उसका विमोचन किया है भजनलाल शर्मा द्वारा सेना दिवस के ऊपर। सेना दिवस को सफल बनाने के लिए इसकी सफलता के लिए बहुत सारे अधिकारी निरंतर कार्य कर रहे थे और जो फील्ड में वर्क कर रहे थे और जिनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है इसमें, उनको पर कल सम्मानित किया गया है। 6 मार्च को कल सम्मानित किया गया। उन सम्मानित अधिकारियों में नवीन जैन है जो शासन सचिव है और जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के कृष्ण कुणाल, इनको सम्मानित किया गया है जो हम आईएएस देखते हैं उनको। और जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल जी को भी सम्मानित किया गया है सेना दिवस की सफलता के रूप में। और हम सैन्य अधिकारियों में देखें कि किन सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया, तो प्रशासन दक्षिण पश्चिम जो सेना है उनके कमान के मेजर
जनरल श्री अमर रामदासनी, इनको भी सम्मानित किए गए। कर्नल संदीप श्रीधरन को सम्मानित किए गए तथा कर्नल हरिंद्र सुमरा, इनको भी सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखें नमो भारत रेल कॉरिडोर योजना, RRTS, रीजनल रेल ट्रांजिट स्कीम। ये नमो भारत रेल कॉरिडोर योजना गुरुग्राम तथा दिल्ली को जो गुरुग्राम तथा दिल्ली से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे हमारे राजस्थान के शाहजहाँपुर, गिलोट, निमराना और बहरोड जैसे क्षेत्र को, जो क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, तो अब ये दिल्ली और गुरुग्राम से जब तेज गति से मतलब फास्ट जो रेल है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो जो उद्योग है वो करना इजी रहेगा ताकि और आवागमन भी इजी हो जाएगा। तो इसके लिए यह भी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसके लिए अभी कल ही 6 मार्च को एक बैठक हुई है राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास और हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी के बीच में। ये बैठक इस वजह से हुई है क्योंकि इसमें तय किया गया था कि राजस्थान जो राज्य इसमें सहभागिता रहेंगे उनको उस राशि जो अनुमानित राशि जो खर्च होगी उसका 20% उन राज्यों को देना पड़ेगा, जबकि शायद हरियाणा सरकार इससे सहमत नहीं है। उन राशि जो हिस्से की राशि का जो वहन करने वाली राशि है उसके लिए कुछ मतभेद है। इस वजह से राजस्थान के मुख्य सचिव तथा हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के बीच में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। और इस जो ये स्कीम है उसमें राजस्थान को कुल 1.13 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण होगा। मतलब राजस्थान का जो हमने पढ़ा था ये शाहजहाँपुर, गिलोट, निमराना, बहरोड क्षेत्र, इनको मिला के 1.13 किलोमीटर के ट्रैक का निर्माण होगा, जिसमें राजस्थान जो जितनी भी राशि उसमें खर्च होगी उसमें से 20% राशि राजस्थान को देनी पड़ेगी। इसके लिए MOU पहले ही हुआ था। नेक्स्ट हम देखें कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास। हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं कि कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। उसका शिलान्यास आज 7 मार्च को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शंभूपुरा कोटा से होगा। और इसका शिलान्यास करने में कौन कौन उपस्थित है, तो हम उसमें देखें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनका जो कोटा से सांसद भी है, तथा CM भजनलाल शर्मा, तथा सेंट्रल उड्डयन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, ये तीनों वहाँ उपस्थित रहेंगे शंभूपुरा में। और आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास हो जाएगा, मतलब वो बन के कंप्लीट हो गया, उसका शिलान्यास हो जाएगा। और इसी स्थान से मतलब जो शंभूपुरा है और वहीं से नौनेरा बांध तथा परवन नदी पर नौनेरा बांध जो बना हुआ है, परवन कावद जो नदी है, वो पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी आज ही किया जाएगा और वहीं से किया जाएगा जहां से इनका शिलान्यास शंभूपुरा से हो रहा है वहीं। नेक्स्ट हम देखें आज राजस्थान पत्रिका को 70 वर्ष हो चुके हैं। राजस्थान स्थापना दिवस है आज, और आज राजस्थान पत्रिका अपना 71वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजस्थान स्थापना दिवस 7 मार्च 2026 को अपना 71वां स्थापना दिवस मना रहा है। नेक्स्ट हम देखें UPSC CSE 2025 का रिजल्ट आया है। उनमें रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। नेक्स्ट हम देखें जैसलमेर में चादर महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। दादा गुरुदेव का 3 दिवसीय चादर महोत्सव जैन समाज का है। ये 6, 7, 8 मार्च को चादर महोत्सव मनाया जाएगा जैसलमेर में। इसका शुभारंभ RSS के संघ चालक श्री मोहन भागवत द्वारा डेडांसर मैदान जैसलमेर से किया गया है। नेक्स्ट हम देखें तो नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ग्रीष्मकालीन अवकाश मतलब जो गर्मी की छुट्टियां होती है आपकी, उनमें 10 दिन की कमी कर दी गई है। और अब गर्मी का अवकाश मतलब समर वेकेशन रहेंगे 16 मई से 20 जून तक, अर्थात 1 अप्रैल से 16 मई तक आपकी क्लासेस चलेगी, नया सेशन होगा वो चलेगा, और 20 जून को आपकी ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो जाएगा और 21 जून से आपकी स्कूलें वापस स्टार्ट हो जाएगी। सालाना शिक्षण दिवस बढ़ाकर 214
कर दिए गए। सालाना मतलब जो एनुअली जो डेज होते हैं टीचिंग डेज, उनको बढ़ाकर 214 कर दिया गया। हम आरटी एक्ट 2009 पढ़ते हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो कक्षा 1 to 5 के लिए एनुअली 200 डेज जो फिक्स कर रखे हैं, और 6 से 8 के लिए 220 डेज, मतलब 220 दिन फिक्स कर रखे कि 220 दिन आपकी सालाना क्लासें लगेगी, और 1 से 5 के लिए 200 दिन लगेगी, जिनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 214 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें क्या, नेक्स्ट हम देखें राजस्थान विधानसभा ने 6 से 7 मार्च 2026 को राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 डिस्टर्ब एरिया बिल पारित किया गया है। क्या बिल है ये बिल वो है कि जहाँ अशांति का माहौल होता है, जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ तनावपूर्ण माहौल होता है, वहाँ किसी अनुचित दबाव, मतलब जबरदस्ती संपत्ति को मतलब जो बेच देते हैं, मतलब जो वहाँ अन जो कम लोग रह रहे होते हैं, उन पे जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि अपनी संपत्ति को बेच के यहाँ से चले जाओ। उस पे उनको रोकने के लिए तथा उन पर नियंत्रण करने के लिए, तथा जो तनावग्रस्त माहौल होता है, दंगाग्रस्त माहौल होता है, वहाँ किराएदार जो रह रहे होते हैं उनको भी जबरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है। उनसे बचाने के लिए ये जो अधिनियम है डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 ये बनाया गया है। नेक्स्ट हम इस बिल के बारे में देखें तो विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के बारे में हम देखें तो डिस्टर्ब एरिया घोषित करना, अर्थात डिस्टर्ब एरिया होता क्या है, जहाँ सांप्रदायिक तनाव, मतलब जातिगत तनाव हो जाता है, या जनसंख्या असंतुलन होता जाता है, जहाँ अल्पसंख्यक लोग हो जाते हैं और कहीं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मध्य तनाव हो जाता है, के कारण अशांति है, मतलब नॉर्मल वातावरण वहाँ का नहीं रहता है, तो उसे सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। फिर प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य, किसमें अनुमति अनिवार्य, तो हम देखें कि संपत्ति के स्थावर संपत्ति का हस्तांतरण यानी उसको बेचना या खरीदना बिना एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बिना एसडीएम और बिना एसडीएम की अनुमति के ये नहीं हो सकता। जहाँ डिस्टर्ब एरिया है, जिस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है, वहाँ बिना एडीएम और बिना एसडीएम की अनुमति के नहीं तो आप ज़मीन खरीद सकते हो और नहीं आप ज़मीन बेच सकते हो। आपको ज़मीन खरीदनी या बेचनी तो आपको एडीएम या एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। अगर आप अनुमति नहीं लेते हो तो उसको अवैध माना जाएगा कि कोई हस्तांतरित हुआ ही नहीं है, और हुआ है तो अवैध रूप से हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम देखें कि इसका पलायन पर रोक, मतलब वहाँ से जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, इस पर रोक लगाना तथा कमजोर वर्गों को डरा धमकाकर दबाव में संपत्ति बेचने, मतलब जबरदस्ती उनसे संपत्ति बिकवाने के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनको रोकना, उन पे नियंत्रण रखने के लिए ये बनाया गया है। इसके लिए निगरानी समिति बनाई गई है जो कानून के क्रियान्वयन के लिए तथा निगरानी और सलाहकार समिति का कार्य करेगी। नेक्स्ट हम देखें तो हम सूजस बुलेटिन के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इनमें हम देखें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। जो मुख्यमंत्री जो सिलेंडर योजना है, गैस सब्सिडी योजना, उनको प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जाती है, तो ये 400 रुपये प्रति सिलेंडर गैस पर प्रति दर पर गैस उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट हम देखें उपभोक्ता न्याय के लिए मीडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है। उपभोक्ता न्याय, जो आप सामान खरीदते हो, अगर कोई आपको गलत प्रोडक्ट बेच देता है या डैमेज्ड प्रोडक्ट होता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, तो वो आपके साथ न्याय करेंगे। उसके लिए मीडिएशन की शुरुआत राजस्थान में की गई है। 24 दिसंबर 2024 से मीडिएशन की शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट हम देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सुजस बुलेटिन जो ई बुलेटिन है हमारी, उसमें प्रकाशित क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना कंपलसरी है, आप इनको याद कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जिनमें फ्री में निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जाता है और अनाज विभिन्न प्रकार के अनाज वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में इतने कितने लोग रह रहे हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? तो वो है 4.38 करोड़ लोग। 4.38 करोड़ लोग राजस्थान में ऐसे हैं जिनको निःशुल्क रूप से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है? अर्थात जो फार्मर्स होते हैं उनको दिन में भी बिजली देना, मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं तो खेतों में क्या है कि दिन में वो बिजली नहीं दी जाती, वो बिजली खेतों को दी जाती है रात में। फिर वो रात में सिंचाई का काम करते हैं, रात में वो पाइपलाइन डालते हैं, पानी पिलाते हैं फसल को। इसलिए सरकार ने वर्ष 2027 तक ये टारगेट बना रखा है, वर्ष 2027 को, कि वहां तक किसानों को दिन में भी बिजली मिलने लग जाएगी। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के कुल 5,565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? तो 4,115 सब स्टेशन ऐसे हैं जिन पर 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है और हम अब कल के सेशन का रिवीजन करते हैं। कल के सेशन में हम देखें तो हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में जो नया कोर्स लॉन्च किया गया है उसके बारे में हमने पढ़ा था। गेरिट्रिक केयर, वृद्धावस्था देखभाल, ये नया कोर्स लॉन्च किया है जो एकल परिवारों से बुजुर्गों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कोर्स है, जो युवाओं को कौशल भी प्रदान करे, उनको रोजगार के एक अवसर भी निकाले, क्योंकि बेरोजगारी एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है हमारे सामने। नेक्स्ट हम देखें तो इसकी रूपरेखा क्या है कि 3 महीने की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। योग्यता 10वीं पास है। न्यूनतम सीटें 40 रखने की योजना है, न्यूनतम, ज़्यादातर कितनी भी हो सकती है। और इसका अगर हम हाइब्रिड मॉडल देखें ऑनलाइन ऑफलाइन, तो 1 महीना ऑफलाइन, फिर 2 महीने सिद्धांतिक पढ़ाई होगी, थ्योरिकल पढ़ाई होगी, 1 महीना सिद्धांतिक पढ़ाई, थ्योरिकल पढ़ाई होगी, फिर 2 महीने अस्पताल में आपको प्रैक्टिकल अनुभव या इंटर्नशिप करनी रहेगी। नेक्स्ट हम देखें कि इसमें क्या सिखाया जाएगा, तो प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बुजुर्गों की फिजिकल नीड, मेंटल नीड तथा बीपी, शुगर और टेम्परेचर आदि की जो सामान्य जांच होती है उनको करना सिखाना, तथा जो आयुर्वेदिक उपचार होते हैं, जो कब्ज जैसे सामान्य नॉर्मल बीमारियां होती है उनके लिए आयुर्वेदिक उपचार की ट्रेनिंग देना, तथा उनको प्राइमरी जो नीड होती है, प्राइमरी जो चिकित्सा होती है उनको उपलब्ध करवाने के लिए उनसे संबंधित जो शिक्षा देना, तथा उम्र से संबंधित बीमारियों के लक्षणों को पहचाना, शुरुआती सहायता देना, और उनको ये सिखाना कि बुजुर्गों के साथ संवाद कैसे किया जाता है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार कैसे किया जाता है। वर्तमान समय में ज़्यादातर नीड इसी की है, बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। और पाठ्यक्रम की तैयारी किस किस विभाग ने मिलकर की, अर्थात सिलेबस किन किन विभागों ने मिलकर बनाया, तो हमने पढ़ा था मेडिसिन विभाग, पैथोलॉजी विभाग और हाइजीन विभाग ने मिलकर इसके पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम बनाया, सिलेबस बनाया। नेक्स्ट हम देखें तो जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो मंथली एकेडमिक रैंकिंग जारी करता है, और फरवरी 2026 के मंथली एकेडमिक रैंकिंग इन्होंने जारी की है। तो इस रैंकिंग में करौली जिला फर्स्ट रैंक पर रहा है, झुंझुनू जिला दूसरे रैंक पर रहा है, हनुमानगढ़ जिला थर्ड रैंक पे रहा है, और अन्य जिलों में हम देखें तो जो चूरू जिला है वो जो जनवरी की रैंकिंग जारी हुई थी उसमें टॉप 3 में था, लेकिन इस बार फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया, मतलब चूरू की रैंकिंग रही है 6th स्थान। और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखें तो डूंगरपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर और गंगानगर टॉप 10 में जगह बनाई है इन्होंने। नेक्स्ट हम देखें रैंकिंग का उद्देश्य तो नियमित प्रदर्शन, डेटा आधारित समीक्षा, जवाबदेही, प्रशासनिक दक्षता के साथ वास्तविक शैक्षणिक प्रभाव,
तथा कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट, बोर्ड परीक्षा परिणाम, नियमित अटेंडेंस स्टूडेंट्स की, कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी की जाएगी तथा शैक्षणिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों का प्रदर्शन आदि इनके रैंकिंग का रहेगा कि इनके आधार पर रैंक तैयार होती है। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान वन विभाग की कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सर स्कीम CASSS। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि आप किसी वन्य जीव को गोद लेके उनकी भोजन और चिकित्सा का खर्च उठाओ। 13 प्रजातियां हैं, 85 से अधिक जानवर है जू में आदि में, उनको गोद लेके आप उनका भोजन और चिकित्सा का खर्च उठा सकते हो। इस जो वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना तथा वन्य जीवों के प्रति आप लोगों को मतलब संवेदनशील बनाना इसका उद्देश्य है। अगर आप इसमें किसी को गोद लेते हो तो आपको 80G का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपको टैक्स में छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य बाड़ों की देख इस जो आप खर्चा उठाओगे उसका स्वास्थ्य, आहार और बाड़ों की देख रेख पर ये खर्च मुख्य रूप से होगा। नेक्स्ट हम देखें कि गोद लेने की प्रक्रिया जो भी इच्छुक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी संस्थान हो सकती है, अपनी पसंद के जानवर चाहे अगर आपको भालू पसंद है तो आप भालू को, चाहे आपको बाघ पसंद है तो आप बाघ को गोद ले सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप के लाभ क्या रहेंगे? स्पॉन्सरशिप की राशि 1,000 से 2.5 लाख या 2.5 लाख से भी ज़्यादातर हो सकती है। एक वर्ष में 5 व्यक्तियों के लिए 1 से 5 बार तक निःशुल्क यात्रा, जू के अंदर निःशुल्क यात्रा या फिर जू की जो आप विजिट करते हो वो आपको फिर फ्री हो सकती है। आपकी वो स्पॉन्सर्स जो राशि है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बार आप विजिट कर सकते हो या कितने व्यक्तियों के साथ आप विजिट कर सकते हो। और फिर आप स्पॉन्सर करोगे तो जिस पशु को आप स्पॉन्सर करोगे, पशु या जानवर को, जंतु को, उसके बाड़े के बाहर आपका नाम रहेगा, आपकी फ़ोटो प्रदर्शित की जाएगी तथा आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें आपको 80G धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। इसमें कवरेज में क्या क्या है कि आप कहाँ कहाँ आप जीव जंतुओं को गोद ले सकते हो। तो इनमें राजस्थान के प्रमुख जो जू है वहाँ जो प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क जैसे अभेड़ा, कोटा, नाहरगढ़ जयपुर, माचा सफारी जोधपुर तथा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर आदि जगहों पर आप इनको गोद ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखें मातृभाषा में पढ़ाई का पायलट प्रोजेक्ट जो सिरोही, आबू रोड ब्लॉक सिरोही तथा बिछीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर में चलाया गया था। 200 स्कूलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया गया है जो सक्सेसफुल रहा है। कक्षा 1 से 2 के छात्रों पर लागू किया गया था स्टार्टिंग में, जो सक्सेसफुल रहा है। इस वजह से अब जो नई 11 स्थानीय भाषा, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं ना कि 2 कोस पे पानी बदले 4 कोस पर वाणी, इसलिए 11 स्थानीय भाषाओं में नया सिलेबस रेडी किया जा रहा है तथा इस सिलेबस को बनाने में या इस कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने में या कार्यक्रम में किस किस का सहयोग है हम देखें तो RSCERT का सहयोग है, यूनिसेफ का सहयोग है, रूम टू रीड फाउंडेशन का सहयोग है तथा लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का सहयोग है। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखें तो इसको लेके भविष्य की क्या योजना है, तो बहुभाषी शिक्षा का दायरा बढ़ाना, मतलब आप जो ज़्यादा लैंग्वेज है उसका दायरा बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट को अब कहाँ कहाँ लागू किया जाएगा, तो अब इसको पाली में लागू किया जाएगा, जयपुर में लागू किया जाएगा, उदयपुर में लागू किया जाएगा, चित्तौड़गढ़ में लागू किया जाएगा, राजसमंद में लागू किया जाएगा तथा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तथा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। फिर यदि और सक्सेसफुल रहता है, वैसे तो ये सक्सेसफुल है बट इनको इन डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा और फिर आने वाले समय में इसको पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। तो हम क्या देखें कि जब बच्चों को उनकी नेटिव लैंग्वेज में बेसिक एजुकेशन दी जाती है तो वो अच्छे से सीखते हैं और अच्छे से याद करते हैं, जिससे उनको फिर हिंदी सीखने में और अन्य मुख्य भाषा जैसे इंग्लिश सीखने में ईजी रहेगा। और हमारे RT एक्ट में भी किया गया है और नए जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी नेटिव लैंग्वेज में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा था राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026, जिसके तहत क्या है कि 9 घंटे दैनिक जो डेली का वर्क है उसको 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। जो साप्ताहिक कार्य वीकली वर्क होगा 48 घंटे ही रहेगा। ओवर टाइम 50 घंटे को बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया प्रति तिमाही, मतलब 3 मंथ में 144 आवर्स उनको वर्क करना है। और आप 5 घंटे पहले 5 घंटे वर्क करने के बाद आधा घंटा रेस्ट मिलना अनिवार्य था, अब 6 घंटे वर्क करने के बाद आपको आधा घंटा रेस्ट मिलना कंपलसरी है। बच्चों के लिए क्या था कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया था। 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को दुकानों या वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने पर रोक है। और अब किशोरों की आयु श्रेणी जो पहले 12 से 18 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 14 से 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात्रि में काम नहीं लिया जाएगा, नाइट शिफ्ट उनकी नहीं होगी। और ये विधेयक विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है। नेक्स्ट हम देखें राजस्थान जनविश्वास विधेयक। हमने 3 दिनों से हम लगातार पढ़ ही रहे थे। जनविश्वास विधेयक में कौन कौन से विधेयक जो 11 अधिनियम है उनमें संशोधन हुआ। तो वन अधिनियम 1953 में संशोधन हुआ, काश्तकारी अधिनियम 1959 में संशोधन हुआ, नौ चालन विनियम अधिनियम 1956 में संशोधन हुआ, भंडार गृह अधिनियम 1958 में संशोधन हुआ, राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 में संशोधन हुआ, विद्युत शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन, साहूकार अधिनियम 1963 में संशोधन, गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 में संशोधन, स्टाम्प अधिनियम 1998 में संशोधन, नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन तथा जयपुर जलप्रदाय मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 में संशोधन। राजस्थान जनविश्वास विधेयक में हमने क्या पढ़ा था, हम देखें तो राजस्थान जनविश्वास अधिनियम में ये था कि पहले कठोर दंड का प्रावधान था। जैसे कि कोई छोटा कार्य भी जैसे छोटी मोटी तकनीकी मिस्टेक भी हो गई है तो आपको उसमें जेल की सजा होती थी, लेकिन अब आपको केवल जुर्माना या आर्थिक दंड लगाकर उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो इसमें बदलाव के रूप में हमने एक एग्जाम्पल ले तो जैसे राजस्थान भंडार गृह अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस अगर आप भंडारण करते हो तो आपको पहले 1 साल की सजा होती थी, जेल होती थी, लेकिन अब केवल आपको 50,000 रुपये जुर्माना भरने के बाद आप फ्री हो। लेकिन आप ये नहीं हो कि आप आदतन हो जाओ और आप जुर्माना भर के अपना कार्य जारी रखो, तो आप कानून को तोड़ते रहो। पुनरावृत्ति पर सख्ती है अर्थात तकनीकी चूकों पर राहत दी गई है, लेकिन अगर आप बार बार अपराध करते हो तो वहां आपको कठोर दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट हम देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में तो खेजड़ी वृक्ष है, जो हमारा राज्य वृक्ष है, उसके संरक्षण के लिए खेजड़ी ट्री एक्ट बनाने का जो सरकार विचार कर रही है। और देश के सबसे युवा सीए बनी है राजकुमारी पारिक, जिन्होंने 19 वर्ष की आयु में देश की सबसे युवा सीए बनने का गौरव प्राप्त किया है। कपूरचंद कुलिश जन्म शताब्दी महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें 1926 को कपूरचंद कुलिश जी का जन्म हुआ था तथा 2026 में उनको 100 वर्ष हो गए हैं। इस वजह से जन्म शताब्दी महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक है कपूरचंद कुलिश जी। और विधानसभा में चर्चा के दौरान बांडी सणधरा बांध चर्चा में आया था, जो जसवंतपुरा जालौर में स्थित है। शिव मठ मंदिर जो 10वीं 11वीं शताब्दी का है, चंद्रेसल कोटा, उसको संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट हम देखें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने शासन सचिवालय में हेल्पलाइन नंबर पर जाके परिवादियों से संवाद किया। ये हम पढ़ ही रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान है ना 4 मार्च से 28 अप्रैल तक चलेगा। मतलब 4 मार्च से 28 अप्रैल तक हर विभाग के सेक्रेटरीज होंगे, वो सचिवालय में जाएंगे और हेल्पलाइन से परिवादियों को कांटेक्ट करके उनके समाधान का प्रयास करेंगे। और ये पारदर्शिता लाने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया है, ये अभियान चलाया जा रहा है। और हमने देखा था सूजस ई बुलेटिन में नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है। तो 55 लाख लोगों ने अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो भीलवाड़ा शीर्ष पर रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे, तो जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपये से बढ़ाकर 150.70 रुपये कर दिया गया है। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है, तो 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना कर पाए और आप उस टाइम को जो जो टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ने में और सोल्जर्स ई बुलेटिन पढ़ने में लगाते हैं, उसको आप आपकी अन्य स्टडीज़ में लगा पाए। थैंक यू वेरी मच।